बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर और लेक्चर नंबर है जी 4। इसके अंदर हमने पढ़ना है कि व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। पहले तो डेफिनेशन देखेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की और फिर इसका अरिथमेटिक सीक्वेंस से फ़र्क भी देखेंगे कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक सीक्वेंस में फ़र्क क्या है। कुछ एग्जांपल्स होंगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, वो डिस्कस करेंगे। फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का फार्मूला एक पढ़ेंगे, जैसा इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। बिल्कुल वैसे ही इसका एक जनरल टर्म का फार्मूला है, वो सीखेंगे, जिसकी मदद से तमाम हमारे प्रॉब्लम्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड वो सब के मसाइल का हल सिर्फ एक फार्मूले के अंदर ही है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो सोल्यूशन होगा एक्सरसाइज 2.3 का वो स्टार्ट करेंगे आज ही इसी लेक्चर के अंदर ही। सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की ये लिखी हुई है डेफिनेशन, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि अंडरस्टैंड करना आसान हो आपके लिए, कोई प्रॉब्लम ना बने। ये अच्छा, अरिथमेटिक जो सीक्वेंस होती थी उसमें तो आप ये करते थे कि अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देते, यानी कि 4 माइनस 2 ये 2 आ जाता, 8 माइनस 4 ये 4 आ जाता, 16 माइनस 8 ये तो 8 आ गया। अब देख लें इसमें एक जितना डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये अरिथमेटिक सीक्वेंस भी नहीं है। फिर उसके बाद चेक करते हैं हम क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस तो नहीं है। अब हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंस यानी ये तफरीक नहीं लेते बल्कि तकसीम लेते हैं, तकसीम। ठीक, हाँ, अगली टर्म को पिछली टर्म पे तकसीम करते हैं। अब मैं 4 को 2 पे तकसीम करूं तो जवाब कितना आएगा, 2। फिर मैं 8 को 4 पे तकसीम करूं, डिवाइड करूं, तो जवाब कितना आएगा, 2। फिर मैं 16 को 8 पे तकसीम करूं तो ये कितना आएगा, 2। सिमिलरली मैं 32 को 16 पे डिवाइड करूं तो 2। अब ये जो 2 आ रहा है, ये 2 डिफरेंस नहीं है बल्कि इसको कॉमन रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो। और ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन रेशो एक जैसी हो, ऐसी सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन कितनी प्यारी लिखी हुई है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट आर, ये कॉमन रेशो, टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग का मतलब पिछली, ठीक, पिछली टर्म। हर पिछली टर्म को एक मखसूस नंबर से ज़रब दे के अगली टर्म बनाई जा सकती है। मैंने उल्ट प्रोसेस बताया ना अरिथमेटिक सीक्वेंस के साथ कंपेयर करते हुए। तो आप क्या करें, आप इधर से देख लें, ऐसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आप अगर लेफ़्ट टू राइट बात करें तो मखसूस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो नॉन ज़ीरो भी हो, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर हो। और अगर उल्ट देखेंगे तो नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर। ठीक, दोनों तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके लिए एक जनरल फार्मूला बन जाता है ये सीक्वेंस का कि पहली टर्म ये है, फिर पहली टर्म को एक मखसूस नंबर आर से ज़रब दे दिया। अगर मैं यही जो हम क्वेश्चन अभी सॉल्व ये किया है, मैंने इधर डिवाइड करके आपको बताया है, अगर मैं A1 की जगह लिखूं पहली टर्म, यानी पहली टर्म कौन सी है इस सीक्वेंस के अंदर, पहली टर्म थी 2, ये 2 लिख दिया। फिर ये 2 ज़रब हो रहा है आर के साथ, आर क्या है, ये भी 2 है, तो 2 इंटू आर ये कितना बन गया, 4। ठीक हो गया। फिर ये A1 की जगह पे आ गया 2 और किससे ज़रब हो रहा है, आर की पावर 2। आर कितना था, 2 था, 2 की पावर 2 4 होता है, ये कितना बन गया, 8 बन गया। ये तीसरी टर्म आ गई। फिर इसकी चौथी टर्म निकालनी है तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 2, आर की पावर 3, आर क्या था, 2 था, ये कॉमन रेशो, पावर 3, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 ज़रब 8 ये 16 बन गया, ये 16। तो यही सीक्वेंस है, यही वाली। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट लिखना चाहूँ तो A1 आर की पावर में 4 लिख दूँ
उससे अगली लिखनी चाहूँ तो A1 R की पावर 5 लिख दूँ, उससे अगली चाहूँ तो पहली टर्म R की पावर 6 लिख दूँ। सब में पहली टर्म को ज़रब करना है, किसके साथ? R की पावर बढ़ाते जाना है बस। तो ये एक आपको सीक्वेंस मिलती जाएगी ऐसे, और इसको बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो लास्ट में जो जाके आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? A1 R की पावर n-1। ठीक है ना? ये देखें, ये पहली टर्म में तो R की पावर 0 है, दूसरी टर्म में R की पावर 1 है, तीसरी में R की पावर 2 है, चौथी में R की पावर 3 है, पांचवी में R की पावर 4 है, यानी पावर एक कम है टर्म के नंबर से। ये nth नंबर पे है ना, nth नंबर पे है, तो इसकी पावर एक कम होगी। ये इधर लिखा हुआ है, यही जो फर्स्ट टर्म है इसको यूं लिख सकते हैं A1 R की पावर 0, दूसरी को लिख सकते हैं A1 R की पावर 1, ये आ गया, तीसरी लिख सकते हैं R की पावर 2, चौथी को लिख सकते हैं R की पावर 3, और फिर जो n होगी उसमें से भी एक कम हो जाएगा। इसी तरह की एक बात हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर भी पढ़ चुके थे nth टर्म बनाने के लिए। ये एक पैटर्न आपको मिल गया कि ये जनरल टर्म का फार्मूला है, बस ये याद रखिएगा। अगर मैं कंपेयर करूं अरिथमेटिक सीक्वेंस के साथ, तो उधर आपने पढ़ा था an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये उस वक्त वैलिड है जब एक तो अरिथमेटिक सीक्वेंस हो और दूसरा उसके अंदर कॉमन डिफरेंस हो। यहाँ तो कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, लिहाजा ये फार्मूला फेल हो जाता है। क्यों? कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का। अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला यूज होगा। तो ये nth टर्म या जनरल टर्म का फार्मूला है, फर्स्ट टर्म ज़रब r पावर n-1, और ये जनरल टर्म के बराबर होता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं साथ लिख देता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। वेयर an is the nth term or general term of the geometric sequence, ये geometric sequence की जनरल टर्म है। इसी तरह अगर मैं दूसरी आपको एग्जांपल एक बताना चाहूँ कि आप कैसे मज़ीद एक एग्जांपल देख सकते हैं इसी की geometric sequence की, तो वो है जनाब 3, 9, 27 और 51, आई थिंक। चलें बस इतना ही काफ़ी है। अब डिफरेंस देखेंगे तो 3 + 6 9 बना है, और आगे देखेंगे तो ये तो और है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं है। हाँ अलबत्ता ज्योमेट्रिक है, 3 को 3 से ज़रब दिया 9 बन गया, 9 को 3 से ज़रब दिया 27 बन गया। और अगर उल्ट देखेंगे, 9 को 3 पे तकसीम करके देखेंगे तो ये 3 जवाब आएगा। सताईस को 9 पे तकसीम करके देखेंगे तो 3 जवाब आएगा। उल्ट अगर आप देखें राइट टू लेफ्ट तो डिवाइड करके देख लें, और अगर लेफ्ट टू राइट देखें तो किसी एक मखसूस नंबर से ज़रब दे के। ये ज़रब वाला थोड़ा मुश्किल होता है, समटाइम नहीं पता चलता, तकसीम से फ़ौरन पता चल जाता है। तो ये दो एग्जांपल्स हो गई हैं, साथ में जनरल टर्म का फार्मूला हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एक्सरसाइज 2.3 है इसकी प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ज्योमेट्रिक, इनमें से बताना है ज्योमेट्रिक कौन सी हैं। इफ़ अ सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक, अगर ज्योमेट्रिक है, देन फाइंड द कॉमन रेशो, तो फिर आर की कीमत मालूम करें। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 उसी जैसा है, बट फ़र्क ये है कि वहाँ पे अरिथमेटिक का वर्ड था, यहाँ पे ज्योमेट्रिक का वर्ड है। नो वरीज, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखें और पहली जो ये सीक्वेंस है इसको लिखें 1 2 3 एंड 4। अब हमने बताना है क्या ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं, तो उसके लिए हमें आर की कीमत चाहिए। आर क्या होता है? नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म। अब ये कितना आ गया, 2 को 1 पे तकसीम करेंगे तो 2 ही जवाब आएगा। या ऐसा करें कि अगली जो रकम है उसका आर मालूम कर लें, 3/2, तो 3/2 तो होता है 1 पॉइंट समथिंग। सिमिलरली तीसरी इन दो रकमों के दरमियान चेक कर लें, आर 4/3, आर चेक करने के लिए ये भी 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इधर आर और है, इधर और है, इधर और है। अब सब में आर सेम नहीं है, इस वजह से दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। लास्ट में आप रिजल्ट लिख देंगे कि दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सिमिलरली अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें, तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 100
तो मैं आर मालूम करूँगा 100 डिवाइडेड बाई 10, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई पिछली टर्म, 10 10 आर 100 आ गया, 10 आ गया सॉरी। इसमें देखेंगे 1000 डिवाइडेड बाई पिछली टर्म विच इज़ 100, दो जीरोस कैंसिल, बाकी 10 रह गया। अब अगर कोई और टर्म भी होती तो हम उसका भी रेशो चेक कर लेते, लेकिन यहीं से पता चल रहा है कि दोनों आर सेम हैं। जिसमें कॉमन रेशो सेम होगी वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी, जिसमें कॉमन रेशो सेम नहीं होगी वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगी। इधर देख लीजिए पार्ट नंबर 3 के अंदर, पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 4, और हम इसको डिवाइड करेंगे 4 को, पिछली रकम जो कि 2 है, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया आंसर 2। और फिर नेक्स्ट वाला जो 8 है इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये भी 4 2 8 होता है। तो जनाब दोनों केसेस के अंदर जो आर है कॉमन रेशो वो 2 निकला है, जो कि सेम है। अगर कॉमन रेशो सेम आ जाए तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है। ओके, पार्ट नंबर 4 में आ जाइए। पार्ट नंबर 4 में एक बात लिखी हुई है कि जनाब ये सीक्वेंस है 8, और इसको डिवाइड करें आप 16 से। ऐसे आप चाहे तो 8 को ऐसे रख के ऐसे 16 पे भी तकसीम कर सकते हैं, इशारिये में जवाब निकाल लें, नहीं तो ऐसे कैंसिल कर लें। इसका कॉमन रेशो आ गया 1/2। नेक्स्ट टर्म क्या है, अच्छा इसको इस पे डिवाइड किया, नेक्स्ट 4 को डिवाइड करें 8 पे, 4 1 4 एंड 4 2 टाइम आर 8, लें ये भी 1/2 आ गया। दोनों की वजह से जो कॉमन रेशो था वो सेम आ गया, सो दिस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सिमिलरली अगर 8 को 6 पे, सॉरी 8 नहीं है ये 18 है, पार्ट नंबर 5, 18 को तकसीम किया 6 पे, तो ये 6 1 6 6 2 12, 6 3 18। फिर इसी तरह से 24 को 18 पे तकसीम करते हैं, 6 4 24, 6 3 18। यहाँ पे जो रेशो है वो 3 आ रही है, यहाँ पे रेशो 4/3 आ रही है। सो दीज आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। पार्ट नंबर 6 में आ जाइए। पार्ट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि एक टर्म है 1, इसको डिवाइड किया पिछली टर्म से, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1, आंसर आ गया 1। फिर नेक्स्ट है 0 डिवाइडेड बाई 1, 0 डिवाइडेड बाई 1। तो इस केस के अंदर जो कॉमन रेशो निकलेगी वो 0 निकलेगी। यहीं से ही मसला क्रिएट हो गया कि कॉमन रेशो सेम नहीं है, दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर अगली टर्म आप डिवाइड करें ना 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0, तो 0 तो जनाब डिवाइड कर ही नहीं सकता, ये अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अनडिफाइन, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, रियाजी के अंदर ये डिफाइंड ही नहीं है। वैसे भी एक निशानी है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो भी टर्म जीरो आ जाएगी, एक भी टर्म अगर जीरो आ जाए तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो ही नहीं सकती। इस क्वेश्चन के अंदर 3 ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस थी और 3 नहीं थी। ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, सॉल्यूशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो जस्ट मैंने रफ वर्क टाइप आपको करके समझाया है कि कैसे मालूम करनी है आपने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। अब देखें यही क्वेश्चन था सेम जनरल टर्म मालूम करने का, और वो अरिथमेटिक का था एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको जनरल टर्म का फार्मूला आना चाहिए, जो सबसे पहली स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा कि फर्स्ट टर्म, और इसको आपने ज़रब देना है फर्स्ट टर्म को आर की पावर n-1 के साथ। ये जनरल टर्म है, ठीक है। अब जनरल में लाजमी नहीं होता कि जवाब जो गिनती के अंदर आए उसके अंदर n भी हो सकता है, कोई भी उसके अंदर वेरिएबल हो सकता है मौजूद। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, पहला पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर मैं अगर देखूं तो फर्स्ट टर्म इसकी 1 है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें आर चाहिए, कॉमन रेशो। आर कैसे मालूम होगा, ये होगा नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई पिछली टर्म। 16 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 1, ये भी 4 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, मालूम क्या करना है, हमने nth टर्म इसकी मालूम करनी, जिसको जनरल टर्म भी कहा जाता है। इसी तरह के क्वेश्चंस थे पिछली मश्क के अंदर। A1 था, साथ में D दिया गया होता था और आपने nth टर्म निकालनी होती थी, लेकिन वो अरिथमेटिक सीक्वेंस था, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, बस ये फ़र्क है। ये फार्मूला अब यूज़ होगा, वो पिछले वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा, D वाला। जो वैल्यूज़ थी वो इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें। पहले तो आप लिखेंगे, बताएंगे एग्जामिनर को कि भाई हम इस फार्मूले के बारे में जानते हैं
कि जनरल टर्म का जो फार्मूला होता है वो ए एन इक्वल टू A1 और आर रेज टू पावर n माइनस वन होता है। ठीक है, देन वैल्यूज पुट कर दें। A1 की जगह पे आ गया 1 और r की जगह पे आ गया 4 और n माइनस वन स्टैंडर्ड फॉर्म में एज इट इज साथ में आ गया। ठीक है, अब 1 जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ये तो फर्क ही नहीं डालता किसी चीज पे। सो जो nth टर्म है इस सीक्वेंस की ज्योमेट्रिक की, ठीक है, जनरल टर्म वो है जी an 4 रेज टू पावर n माइनस वन। सो जो पार्ट नंबर 1 था ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करें तो इसमें जो फर्स्ट टर्म दी गई है दैट इज 6, इसमें जो r दिया गया है वो 12 तकसीम 6 2 होता है, 24 तकसीम 12 2 होता है। ठीक, और मालूम क्या करना है, nth टर्म मालूम करनी है जनरल टर्म जनरल फॉर्म के अंदर, यानी इसके अंदर वेरिएबल मौजूद होगा। लाजमी नहीं कि सारा न्यूमेरिकल ही गिनती ही निकले सारे आंसर्स। सो वी नो दैट nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और r n माइनस वन। फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज 6, r क्या है दैट इज 2 और n रेज टू पावर n माइनस वन a n। ठीक हो गया। अच्छा, आप इसको मजीद अगर सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये 6 तो अपनी जगह पे वैसे ही है ना। अभी ये जो 2 रेज टू पावर n माइनस वन है इसको 2 रेज टू पावर n ताकत अलहदा लिख लें और 2 रेज टू पावर माइनस वन अलहदा लिख लें। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर है यानी बटे के ऊपर है, अगर हम इनका बटा लगा दें, बटा लिख दें तो ये 2 रेज टू पावर n है। ये जो 2 रेज टू पावर माइनस वन है ज़रब हो रहा है, इसको अगर हम बटे में लिखेंगे तो ये 2 रेज टू पावर प्लस वन बन जाएगी। यानी नीचे हो तो ऊपर ले जाने से निशान चेंज हो जाता है, ऊपर हो तो बटा लगा के नीचे लाने से इसका निशान चेंज हो जाता है। अब पहले इसकी पावर थी माइनस वन, अब इसकी पावर बन गई प्लस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 3 6। तो बाकी जो जनरल टर्म बन गई वो बन गई 3 ज़रब 2 पावर n। ठीक है ना, तो ये जनाब जनरल टर्म है पार्ट नंबर 2 वाली जो सीक्वेंस है इसकी। सिमिलरली अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं तो पार्ट नंबर 3 के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो कौन सी है, 15 है। और r कितना होगा, r अगली टर्म को पिछली पे तकसीम करने से या ज़रब दे लें 15 3 45, तो इसका जवाब 3 आ गया। और मालूम क्या करना है, nth टर्म मालूम करनी है। यहाँ पे अगेन लिखें वी नो दैट जो nth टर्म होती है ये इक्वल होती है फर्स्ट टर्म और फिर r रेज टू पावर n माइनस वन। फर्स्ट टर्म क्या है 15 है, r क्या है 3 है, n माइनस वन ये एज इट इज साथ आ गया a n। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इधर तो हमने ये काम कर दिया, इसको सेपरेट करके डिवाइड भी कर दिया, इधर क्यों नहीं किया? इधर तो कोई और वैल्यू थी नहीं जिसको कैंसिल करते फिर 4 को अलहदा करते। ठीक है ना, यहाँ पे 6 साथ आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक था ये 4 रेज टू पावर n माइनस वन। अभी देख लें यहाँ पे फिर हम सेपरेट करने वाले हैं, ये 15 आ गया और ये 3 रेज टू पावर n अलहदा आ गया और 3 रेज टू पावर माइनस वन अलहदा आ गया। ठीक है, अलजबरे में आप ज़रब का निशान लगाएं या ना लगाएं उसका मतलब ज़रब ही होता है। अब ये ऊपर 3 की पावर माइनस एक है, जब इसको बटे के नीचे लिखेंगे तो ये 3 की पावर प्लस एक बन जाएगी ऐसे। ठीक है ना, अब ये कैंसिल होगा, 3 5 15, तो ये बन गया 5 और साथ में आ गया 3 रेज टू पावर n। तो ये जनाब जनरल टर्म बन गई है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। आई होप कि पार्ट नंबर 4 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी जगह बच रही है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इस जगह पे इसको सॉल्व कर ही दूँ। फर्स्ट टर्म इसमें कितनी है 200 और r इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। अब 100 डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म यानी 200, दो जीरोस कैंसिल, 1/2 इज द कॉमन रेशो। सो ये 1/2 आ गया। साथ में मालूम क्या करना है, a n मालूम करना है जनाब, इधर भी a n मालूम करना था। अगेन लिखें वी नो वी नो, हम क्या जानते हैं कि जो nth टर्म होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की ये बराबर होती है a1 r रेज टू पावर n माइनस वन के बराबर होती है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दे, फर्स्ट टर्म की जगह पे आ जाएगा 200 और r की जगह पे आ जाएगा 1/2 और उसकी पावर में आ जाएगा n माइनस वन ऐसे। अब देख लें कि ये 200 है, ठीक है, और
ये जो n है ये 1/2 का अलहदा आ जाएगा, 1/2 की पावर अलहदा n आ गई, और साथ में ये जो -1 है ये 1/2 की पावर अलहदा से आ गई। ऐसे आपने जो कुव्वतनुमा के कवानीन है जिनको एक्सपोनेंट रूल भी कहते हैं वो पढ़े होंगे। ठीक, ये ऊपर वाले की पावर 1 की पावर n आई तो 1 बन गया, नीचे वाले की पावर आई अलहदा तो 2 रेज टू पावर n बन गया। फिर इसके साथ लिखा हुआ है 1 रेज टू पावर -1, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो 1 ही होता है, 2 रेज टू पावर -1, ये वाली बात अहम थी। अब देखें यहाँ पे ऊपर -1 पावर थी, हम नीचे ले गए तो पावर प्लस की होगी। अब ये नीचे माइनस की है, इसको ऊपर लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, ये बन गया 200, और इसके बटे में मैं ये वाला लिख देता हूँ 2 रेज टू पावर n, और जनाब ये वाला जो नीचे 2 रेज टू पावर -1 था ये ऊपर आके 2 रेज टू पावर +1 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इस चीज़ को मज़ीद मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 2 ज़रब 2 400 ऊपर आ गया, और नीचे कितना आ गया 2 रेज टू पावर n। लें जी, ये nth टर्म है पार्ट नंबर 4 की। इसी के साथ पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये अपने ख़त्म को पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस वेयर द जनरल टर्म इज गिवन। अब ये जनरल जो हम पिछले क्वेश्चन में खुद मालूम कर रहे थे इस क्वेश्चन में हमें दे दी गई है, जस्ट हमने टर्म्स के जो है टर्म्स मालूम करनी है। क्या करेंगे, इधर मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, जो फर्स्ट पार्ट है an3 ये ज़रब का निशान है, इशारिया नहीं है, ये याद रखिएगा। समटाइम्स बच्चे गलती करते हैं, इसको पॉइंट समझ लेते हैं, अलजबरा के अंदर ये ज़रब होती है। एक दफ़ा n 1 पुट कर दें, पुट n इक्वल टू 1, n की जगह पे जैसे ही 1 आएगा तो ये a1 बन गया, यानी फर्स्ट टर्म ये बन गई 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर, n की जगह पे 1 आएगा 1 -1, ये 1 -1 0। किसी भी नंबर की पावर दुनिया में अगर 0 आ जाए तो उसका जवाब 1 होता है। 3 इंटू 1, सो फर्स्ट टर्म क्या बन गई 3 बन गई। सिमिलरली अगर सेकंड टर्म लेनी है तो पुट n इक्वल टू 2। अब मैं डायरेक्ट भी थोड़ा सा परफॉर्म कर सकता हूँ, ये देखें एक n की जगह पे 2 आ गया, फिर 3 है इंटू 2 रेज टू पावर 2 -1, ये 1 आ गया। अब 2 की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो नंबर खुद ही होता है, 3 ज़रब 2 तो सेकंड टर्म 6 बन गई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं थर्ड टर्म की तो मैं इसमें पुट कर देता हूं n इक्वल टू 3, n 3 पुट करूंगा तो ये बन जाएगी a3 इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 -1, ये 2 बन गई। 2 रेज टू पावर 2 4 होता है, 4 ज़रब 3 ये 12 होता है। नहीं जी, तीसरी टर्म भी मालूम होगी, चौथी मालूम करनी चाहे पांचवी करनी चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन एक पैटर्न 3 तक ही काफ़ी होता है। तो पहली टर्म क्या आ गई 3, दूसरी टर्म क्या आ गई 6, तीसरी टर्म क्या आ गई 12, इसी तरह से सो ऑन। तो ये आपने सीक्वेंस की। अच्छा सॉरी, फर्स्ट 4 टर्म मालूम करनी थी, आई एम सॉरी, मेरे जहन से निकल गया। चलें जी, और चौथी टर्म मालूम करने के लिए पुट n इक्वल टू 4, जैसे ही n 4 करेंगे पुट तो a n की जगह पे 4 बन गया, ये 3 आ गया, और फिर 2 रेज टू पावर n की जगह पे 4 आएगा, 4 -1 ये 3 ही आ गया। 3 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, और 8 ज़रब 3 24 होता है, 24। लास्ट में आप आंसर के तौर पे क्या लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज 3 6, तीसरी टर्म क्या थी 12, और उसके बाद वाली कौन सी है 24। देख लें, 6 को 3 पे तकसीम करेंगे 2, 12 को 6 पे करेंगे 2, 24 को 12 पे करेंगे 2, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस खुद से ड्राइव हो गई है। इधर आ जाइए पार्ट नंबर 2 के अंदर। पार्ट नंबर 2 की जनरल टर्म मैं लिखता हूँ ए एन इज इक्वल टू 4 इंटू 2 रेज टू पावर n-1, ये वाली। अब एक दफ़ा n 1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4 इंटू 2 रेज टू पावर 1-1, अगेन 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होती तो वो 1 होता है, 4 इंटू 1 ये 4 आ गया। सेकंड टर्म मालूम करने के लिए n की जगह पे 2 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगी सेकंड टर्म, n की जगह पे 2 आ गया, फिर ये 4 आ गया, फिर साथ 2 है, ऊपर क्या है n-1, n की जगह पे आ जाएगा 2 -1, तो ये बन गया 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2-1, ये 1 आ गया, 4 ज़रब 2 8 हो गया, ऐसे पावर 1 आ गई। फिर उसके बाद n की जगह पे 3 पुट कर दे तो ये थर्ड टर्म आ जाएगी कैसे 4 इंटू 2 रेज टू पावर
n माइनस वन, एन की जगह पे 3 आया, 3 माइनस वन ये 2 आ गया, 2 रेज टू पावर 2 4 होता है, तो 4 ज़रब 4 ये बन गया 16। फोर्थ टर्म मालूम करने के लिए n की जगह पे 4 पुट कर दें और ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर, ये देखें 4 इंटू 2 रेज टू पावर, n की जगह पे 4 आया, 4 माइनस 1 ये 3 रह गया, और 2 की पावर 3 8 होती है, 8 4 32 होता है। लें जी, चारों टर्म मालूम होगी, 4 8 16 32, तो जो सीक्वेंस रिक्वायर थी वो थी 4 8 16 और 32। सिमिलरली कहाँ चले गए हम, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है उसको देख लीजिए। इसके अंदर थोड़ी सी फ्रैक्शन वाली रकम आ रही है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। थर्ड पार्ट है, अब मैं ये सारी जगह थर्ड पार्ट के लिए यूज़ करूँगा, क्यों कि एक अगर आपको समझ आ गया तो दूसरा फिर आसान है। ये 25 ज़रब माइनस 1/2 और n माइनस 1 है, एक दफ़ा n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 1/2, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस 1 0, 25 इंटू माइनस 1, किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो 1 होता है एक्चुअल में, तो ये 1 इंटू 25 ये 25 बन गया। फिर n की जगह पे आप 2 पुट कर दें, जैसे ही 2 पुट करेंगे आप कैलकुलेशन ज़रा गौर से देखिएगा, 2 आ गया, ये 25 है, ये माइनस 1/2 है, और इसकी जगह पे n की जगह पे क्या आएगा 2, 2 माइनस 1, तो ये 1 आ गया। अब यहाँ पे जो ना काम की बात है कि जब भी माइनस अंदर हो और ऊपर अगर पावर इवन आ जाए, इवन, तो वो माइनस हमेशा प्लस में बदल जाया करता है, और अगर अंदर माइनस हो ऊपर पावर ऑड आ जाए, ताक नंबर 1 3 5 7, तो वो माइनस ही रहता है। आप देख लें कि ये -1/2, ये माइनस है, ऊपर पावर ऑड है, ताक नंबर है, तो ये माइनस ही रहेगा। इस माइनस को मैं शुरू में लिख देता हूँ, 25 ऊपर ज़रब होगा, 25 1 25, और बटे के नीचे ये जो 2 था ये एज इट इज़ आ गया। तीसरा n को 3 पुट कर दें तो ये आ गया a3 दिस इज इक्वल टू 25, ये n की जगह पे 3 पुट कर दिया 25, फिर -1/2 है, और ऊपर देख लें n माइनस 1, n की जगह पे 3 आया, 3 माइनस 1, तो ये 2 आ गया। अब ये माइनस की पावर इवन है, माइनस की पावर इवन होगी तो जवाब के साथ क्या आएगा प्लस, तो ये प्लस आ गया शुरू में। 25 वैसे ही आ गया, लेकिन ये 1 की पावर 2 ऊपर 1 ही आएगा, 2 की पावर 2 ये 4 आएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ का जो आंसर लास्ट में बनेगा वो बन गया 25/4। सिमिलरली अगर n की जगह पे हम 4 पुट कर दें तो और उसकी फोर्थ टर्म मालूम करें तो ये आ जाएगा 25, और फिर -1/2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 ये 3 आ गया। अब माइनस की पावर 3 है, ऑड है, सो ये माइनस का जवाब आएगा माइनस, और 25 वैसे ही आ गया। फिर 1 की पावर 3 है, ये 1 ही रह जाएगा, नीचे 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 बन जाएगा, सो ये -25/8 है। जो इसकी मदद से सीक्वेंस बनी उसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूँ। पहली टर्म तो उसकी बन गई थी सिंपल 25, ठीक है। जो दूसरी टर्म बनी थी वो -25/2 बनी थी, और जो तीसरी टर्म बनी थी वो +25/4 बनी थी, और जो उससे अगली टर्म बनी थी वो -25/8 बनी थी, ये लास्ट वाली जो भी मालूम की। तो ये कंटिन्यू हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो इसका पार्ट नंबर ये है ये भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ बटे में 2 था, यहाँ बटे में 5 है, बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं है, सिर्फ इसके अलावा ऊपर अगर ताक आएगा तो माइनस, और अगर इवन आएगा तो मैं नेगेटिव जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर तो नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो इसमें प्लस माइनस का मसला ही नहीं होगा। ऊपर वाले का आपने पावर ऊपर ले लेनी है, नीचे वाले की नीचे, जैसे इधर 1 की पावर मैंने 2 ली 1 आ गया, नीचे वाले की पावर नीचे ली 2 तो ये 4 आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर ये वाला 4, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और याद रखिएगा कि इसमें ये वाला फार्मूला वंस अगेन यूज़ होगा। इसमें कोई वो टर्म टू टर्म रूल और पोजीशन टू टर्म रूल नहीं है, जस्ट ये एक ही रूल है nth टर्म का, और यही बार बार यूज़ होगा। फिर इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंटल क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे और हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, किसी भी किस्म के प्रॉब्लम की सूरत में मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट में पूछिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।